हेलो प्यारे साथियों, विमलिश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग जो है कि सीटेट 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एकदम नए हैं, तो भी मेरे भाई इस क्लास को आप देखिए। यदि आप 2-3 बार सीटेट एग्जाम दे चुके हैं और आप सीटेट एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी यह क्लास है। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप जो है कि सीटेट जो है 2025 के लिए आप अपनी तैयारी करेंगे, ताकि इस बार का सीटेट एग्जाम जो है आप आसानी से जो है पास कर सकें। यदि आप जो है सीटेट एग्जाम 2025 के लिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल विमलिश कोचिंग क्लासेस से आप जुड़ जाइए। हम आपको जो है कुछ ऐसे तरीके बताएंगे तैयारी का, जिसको आप अपना करके और एक अच्छी तैयारी करके जो है आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। 90 प्लस स्कोर आपका आसानी से आ सकता है। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर आप यह क्लास देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस बार का सीटेट एग्जाम आप श्योर आप पास कर लेंगे आसानी से। इसके लिए करना क्या होगा, कुछ मैं आपको तरीके बताऊंगा जो आपको अपनाना होगा। ठीक है, क्या कर रहा होगा सबसे पहले, यह देखिए, मैं आपके लिए जो है एक पेपर लाया हूं, जो पेपर आपका जो है कि 26 जून 2011 को हुआ था। अब आप एक कहेंगे कि सर ये पेपर्स क्यों आप दिखा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, यही तो करना है आपको। करना क्या है कि 2011 से लेकर के, सबसे पहला काम ध्यान से सुनिएगा, 2011 से लेकर के 2023 तक, ठीक है, 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं अब तक, सभी पेपर्स को, चाहे आप पेपर फर्स्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर सेकंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी पेपर्स का आप एनालिसिस जरूर कर लीजिए। सभी पेपर्स को आप तैयार कर लीजिए। यदि आप इसको नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो हम अपने चैनल पे लगातार, ठीक है, चूंकि इसके पहले एक क्लास हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, आज हम लोगों की ये दूसरी क्लास है। हम आपको 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सभी पेपर्स को हम सीक्वेंस वाइज जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको करा देंगे। इन पेपर्स को मैंने आपको बताया कम से कम आप 2 बार तैयार कर लीजिए, 2 टाइम्स। और 2 बार अगर तैयार कर लिए तो मेरे भाई मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, आप सीटेट एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन पेपर्स को तैयार करिए, फिर जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे आप तैयारी अपनी करते रहिए। तो चलिए हम जो है इन पेपर्स को देखते हैं, और आज जो है हम देखेंगे जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है 30 प्रश्नों का एक टेस्ट कराएंगे। हम अपने हर क्लास में जो है कि 30-30 प्रश्न या 60 प्रश्न ले सकते हैं, उनका टेस्ट कराएंगे। ठीक है, और आप देखा करिए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न हम पहले के करा चुके हैं, इसके 10 प्रश्न हमने पहले का करा दिया है। आज इस क्लास में हम आपको 20 प्रश्न कराएंगे। ठीक है, और इन 20 प्रश्नों में आपको देखना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। 2011 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, इसी तरीके से 2012, 2013 जितने भी पेपर्स हुए हैं, सभी पेपर का एनालिसिस आपको करना होगा। हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट हम आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कराएंगे। तो चलिए पहले चलते हैं उस पेपर पे, ठीक है, जो पेपर का है। सीधे चलते हैं 11वें प्रश्न पे, यहां से हम लोगों को देखना था। ये रहा आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न। ये आपके सामने 11 नंबर का प्रश्न है। चलिए, हम अपने हर क्लास में बताते हैं कि जब भी हमारी इस क्लास को देखा करिए सीटेट की, आप अपने साथ एक रफ लेकर के जरूर बैठा करिए। ठीक है, उस रफ में हम आपको जो है कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स, ठीक है, और नेगेटिव टैग वर्ड्स नोट कराते हैं, और उनको जगह जगह आप जब भी आप क्वेश्चन में अकॉर्डिंग कुछ नई चीजें बताई जाए, आप अपने उस कॉपी पे नोट कर लिया करिए। मैंने आपको बताया था 1 सप्ताह तक हमारे इस क्लास से जुड़े रहिए। डेफिनेटली जो क्वेश्चन है धीरे धीरे आप सही करने लगेंगे, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे थे। तो चलिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, पहला प्रश्न है 11 नंबर का, कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। प्रश्न पूछा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, कब होता है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था के दौरान, दूसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था के दौरान, और चौथा ऑप्शन है व्यक्ति के पूरे जीवन में।
ये 4 ऑप्शन है, आप लोग सही से इसका राइट आंसर सोच लीजिए क्या हो सकता है। ठीक है, अपने मन में तो सोच ही सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। आप लोग बताइएगा क्या आंसर होगा। अगर आपने इसका आंसर अपने मन में टिक किया होगा किशोरावस्था के दौरान, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, और आज आपको करना ही यही है। जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन अगर आपका सही हो जा रहा है तो सही कर लीजिए, गलत है तो क्रॉस कर लिया करिए। और देखिए कि आज के 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान, यानी सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये 12 नंबर का प्रश्न है। भाई इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। लीजिए, प्रश्न को पढ़ेंगे अच्छे से और समझने का प्रयास करेंगे। सीटेट एग्जाम में यही होता ही है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, और ऑप्शंस को भी उतने ही अच्छे से पढ़ना होता है। जिस दिन ये कार्य आप सीख गए, आसानी से प्रश्न का रिप्लाई दे पाएंगे सही। प्रश्न हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिकरण संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गौड़ पहला ऑप्शन है, दूसरा है गत्यात्मक, तीसरा ऑप्शन है स्थिर और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक। आनुवंशिकता को खाली स्थान सामाजिकरण संरचना माना जाता है। ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है? इसका सही आंसर क्या आप सोच सकते हैं क्या होगा? 4 ऑप्शन हमने दिया है, इसका सही आंसर सोच लीजिए। इसका आंसर आप सही बताएंगे कि गलत, अपने कॉपी पे जरूर टिक करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड, यानी आनुवंशिकता को स्थिर, याद रखिएगा, स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अगर ये 12 नंबर का प्रश्न आपका सही हुआ तो आप टिक कर लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी पे क्रॉस कर लीजिए। और देखिए कि 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। लीजिए ये आपके सामने है मेरे भाई, 13 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। ये 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास भी मेरे साथ आप कीजिएगा। प्रश्न हमारा है 13 नंबर का कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सीखता है सबसे बेहतर। ठीक है, पियाजे के अनुसार, जो मनोवैज्ञानिक पियाजे हैं उनके अनुसार, जो विकास की पहली अवस्था है, विकास की पहली अवस्था है जिसे जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु माना जाता है, यानी जो विकास की इनकी पहली अवस्था है पियाजे जी की, ठीक है, ये आपकी जो है जन्म से, याद रखिएगा, जन्म से लगभग 2 वर्ष मानी जाती है। कितने वर्ष? 2 वर्ष मानी जाती है, यानी 0 से 2 वर्ष। ठीक है, इसमें बच्चा जो है सीखता है सबसे बेहतर। क्या सीखता है? पहला ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा सीखता है, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है, या इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। क्या है प्रश्न आपको आ रहा है? हर प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न है और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर 13 का आपको आ रहा है कि नहीं? आप जल्दी से बताएं क्या हो सकता है इसका सही आंसर, मन में सोच लीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। यदि आपके मन में ये इसका ऑप्शन 4 था, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, तो ये ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, ऐसा क्यों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे इंद्रियों के द्वारा, ये इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां 5 हमारे पास इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन से? आंख है जिससे आप देखता है बच्चा, बालक। नाक है, सूंघने का काम है। ठीक है, और उसके बाद आंख, नाक, कान, कान के द्वारा सुनने का काम होता है, जीभ के द्वारा किसी चीज का स्वाद के, और त्वचा। ये 5 इंद्रियां होती हैं। जब बच्चा एकदम छोटा रहता है, 0 से जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है, तो इन्हीं सेंसेस के द्वारा जो है फील करता है और चीजों को एक्सप्रेस करने को बताता है। जैसे बच्चे को भूख लगेगी तो चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा। ठीक है, वो एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो इन्हीं ये बच्चों की 5 इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ के माध्यम से अपने सेंसेस को प्रकट करता है। समझ गए? जैसे बच्चा खेल रहा है तो अपना हाथ पैर क्या करेगा? हिलाएगा। समझ गए? भूख लगी है तो चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो ये जो है 5 सेंसेस होते हैं जो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों में काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा बच्चा कुछ तो कह नहीं पाता है, बालक अपने से कुछ कह नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो सेंसेस जो होते हैं 5, इन्हीं के द्वारा फील करके चीजों को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है। तो सही आंसर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बढ़िया है, अच्छा है प्रश्न। ये रहा आपके सामने 14 नंबर का प्रश्न और आज की क्लास का चौथा प्रश्न, और इसका आंसर आपको बताना है।
ठीक है, प्रश्न हमारे साथ पढ़िए। लेकिन आज की क्लास का ये चौथा प्रश्न, देखते हैं कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके सही होते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? मैंने कहा ना, नहीं वाले प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ना है, जल्दीबाजी करेंगे गलत होगा प्रश्न। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? अगर प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से, सीटेट में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। ये वाले प्रश्न जल्दीबाजी करते हैं, जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि प्रश्न हमारा गलत हो गया। प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? यदि प्रश्न नेगेटिव पूछा गया, नकारात्मक, तो इसका आंसर भी नकारात्मक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। क्या ये ऑप्शन होगा? दूसरा ऑप्शन, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। क्या ये वाला ऑप्शन होगा? तीसरा है कि विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के लिए योग्य बनाना। चौथा ऑप्शन है परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिन लोगों ने इससे पहले की मेरी क्लास ली होगी वो लोग डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। ये इसीलिए मैंने कहा था आप लोग मेरे साथ एक हफ्ते तक जुड़े रहिए। ठीक है, डेफिनेटली आप प्रश्न धीरे धीरे सही करने लग जाएंगे सीटेट के। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रश्न हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नहीं मतलब नेगेटिव। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका जो है थर्ड हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? याद करिए, हमने आपको नोट कराया था यहाँ पे, अपने कॉपी पे आपने नोट किया था निगेटिव, नकारात्मक टैग वर्ड में। कल की कॉपी को आप देखिएगा, आपको पता चला होगा जो लोगों ने कल की क्लास ली थी, उसमें हमने लिखाया था याद करना। याद करना बच्चा जो है, रोटेड लर्निंग जो होती है ये नहीं चलती है, ये आप जो है उसमें लिखे थे नेगेटिव टैग वर्ड्स में। और यहाँ पे देखिए है याद करने योग्य बनाना, बच्चों को जो है एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को, जो कहानी होनी होती है उसको याद करने के योग्य बनाना, ये सारी चीजें नहीं होंगी, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, याद। चलिए अगली प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न लीजिए आपके सामने, ये रहा, बहुत ही जबरदस्त और अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर आपको बताना है। प्रश्न पढ़ें आप लोग और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है 15 नंबर का, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खाली स्थान सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन, क्या विकासवादी जो सिद्धांत से संबंधित है, संबद्ध है, या व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है, या रचनावादी सिद्धांत से संबद्ध है, या संज्ञानवादी सिद्धांत से संबंध है। आप लोग बताएंगे शब्द है, इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित होता है, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबद्ध है। ये क्लास का हमारा 5वां प्रश्न था, मतलब 15 नंबर का है। ठीक है, अब तक हम लोग 5 प्रश्न कर चुके हैं। ये रहा क्लास का 16 नंबर का प्रश्न, मतलब 6वां प्रश्न आपके सामने है। इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या आंसर होगा? हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को पढ़िए, लेकिन हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न हमारा है, एक शिक्षिका, मतलब एक टीचर है, शिक्षिका है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताएं मीन्स पोटेंशियल, जो योग्यता होती है पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मतलब नहीं वाला प्रश्न है, मतलब नेगेटिव प्रश्न है। अगर प्रश्न नकारात्मक है तो इसका ऑप्शन भी नकारात्मक होगा। प्रश्न क्या है? एक शिक्षिका है, अपनी क्लास में प्रतिभाशाली मतलब कुछ अच्छे बच्चे हैं, प्रतिभाशाली है, उनकी उपलब्धि चाहती हैं, मतलब वो चाहती हैं उपलब्धि उनका, तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए। क्या ऐसा बच्चों को सिखाना चाहिए प्रतिभाशाली को जो ताकि तनाव को जो है नियंत्रित कर सके, कंट्रोल कर सके? पहला ऑप्शन है, पॉजिटिव ऑप्शन है, चलेगा। क्योंकि प्रश्न नेगेटिव है तो ऑप्शन में नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना चाहिए। ठीक है, समकक्षियों से अलग करना
चाहिए, यह भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन है। चार ऑप्शन है मेरे भाई, चारों में कौन सा इसका सही होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ इसका सही आंसर देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षियों मतलब जो उनके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे अलग करना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? जो प्रतिभाशाली बच्चे, एक शिक्षक का या शिक्षिका का यही काम है कि जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं तो जो उसमें प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको जो है उनके क्लासमेट से, जो उनके साथी हैं पढ़ने वाले से, उनसे अलग कर देना चाहिए? नहीं, अलग नहीं करना चाहिए। सबको एक साथ बैठा करके समावेशी शिक्षा का देनी चाहिए। ठीक है, एक साथ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, अलग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे पूछा था नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मैंने कहा ना मेरे भाई, सीटेट के प्रश्नों का जो आंसर देते समय मैं आपको एक बढ़िया सा क्लू बता रहा हूं। करना क्या है, हमेशा आप पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करिए, ज्यादातर प्रश्न आप सही कर लेंगे। बालक को ध्यान में रख करके, ठीक है, उस बालक को ध्यान में रख करके आंसर देंगे और हमेशा पॉजिटिव आंसर सेलेक्ट करिए, आपका सही आंसर हो, ज्यादातर प्रश्न आप सही कर पाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार और 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने ये रहा, 2011 पेपर का मेरे भाई। ठीक है, चले इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? जो छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है पठन कठिनाई का नहीं है? पहला ऑप्शन है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन है शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। और चौथा ऑप्शन है वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई। इसका आंसर बताइए, क्या ये 17 वाला प्रश्न आपको आ रहा है? यदि आ रहा है तो सही आंसर माइंड में सेट कर लीजिए, क्या हो सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी छोटे शिक्षार्थियों में जो है कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पठन गति, मतलब जो है पढ़ने में जो उनकी गति है, स्पीड है, उसकी बात कर रहा है। और प्रवाह में कठिनाई, यानी पढ़ने की जो गति है और प्रवाह में कठिनाई है। प्रश्न आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही, प्रश्न कंप्लीट नहीं है, सही नहीं है, वास्तव में प्रश्न ये है। ठीक है, प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऐसी है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ठीक है, चार ऑप्शन है, आपसे ही हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर ये क्लास को आप देख पा रहे हैं तो सही आंसर आप बताइए क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दूसरा ऑप्शन है वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं और वे हमेशा सफल होते हैं। जो आंतरिक रूप से, जो अंदर से इंटरनली जो है बच्चे मोटिवेट होते हैं, ठीक है, क्या उन्हें कार्य करने में आनंद आता है? बी वाला ऑप्शन है वे कार्य करते समय हाई एनर्जी को शो करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या वे हमेशा सफल होते हैं। प्रश्न हमारा नेगेटिव पूछा गया है तो ऑप्शन बी नेगेटिव होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने इसका सही आंसर ये टिक किया है चौथा, वे हमेशा सफल होते हैं, तो आपका सही है। क्या ऐसा है, क्या ऐसा सच में कि जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, जो इंटरनली जो मोटिवेटेड बच्चे होते हैं वे हमेशा सफल होते हैं? ऐसा नहीं है, वे हमेशा सफल नहीं होते हैं, कभी कभी असफल भी होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताएं इसका आंसर। ठीक है, क्लास को छोड़ करके नहीं जाना है मेरे भाई, अगर क्लास छोड़ करके गए तो 2011 का पेपर गया आपका। ठीक है, और मैं आपको बताया ना कि आप एक हफ्ते तक क्लास में बने रहिए और डेफिनेटली क्वेश्चन आप सही करने ले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके अंदर एक विश्वास डेवलप होगा, शिक्षण विधियों को करने में आपके अंदर एक फेथ आएगा, एक विश्वास आएगा। ठीक है, प्रश्न को पढ़ते हैं। हमने कहा ना कि हमारे साथ इन प्रश्न को पढ़ा करिए, ऑप्शंस को पढ़ा करिए, हम आपको हर प्रश्न में टाइम देते हैं, ठीक है, बताने के लिए। अभी आपके जो है 11 से लेकर के जो है 18 तक, यानी 11 से लेकर के जो है
11 से लेकर के 18 तक हम लोगों ने प्रश्न को देख लिया। अभी तक लगभग आपके 7 से 8 प्रश्न हो गए। इसमें कितने प्रश्न सही हुए, आप किसी कॉपी के कॉर्नर में कहीं आप हल्का सा लिख लीजिए 11 का आपका सही हुआ कि गलत हुआ, 12 नंबर सही हुआ गलत हुआ। तो मतलब ऐसे आप पता कर पाएंगे कि आज के 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर यही 2011 का पेपर आपको दे दिया जाए तो आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। तो चलिए सीधे बात करते हैं, प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न हमारा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनियमन। तीसरा ऑप्शन है स्वयं अनुशासन और नियंत्रण। और चौथा ऑप्शन है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा इसका। बहुत ही शानदार प्रश्न है। सही आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए 19 का क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता। आप कहेंगे सर कैसे? यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे हम लोग। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन, आत्म का मतलब है, आत्म का मतलब होता है स्वयं। आप समझे होंगे आत्म का मतलब क्या होता है, स्वयं होता है। तो जब प्रश्न में आत्म नियमन की बात किया है मतलब स्वयं की जो है नियमन की बात किया है, तो इसमें जो बच्चा होता है, बालक होता है, अपने सीखने का, ठीक है, स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इससे जहीं पे आत्म आया है वहां पे इसका मतलब होता है स्वयं। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए देखिए कोई तरीका नहीं है, सिर्फ हिंट ही है। धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप सोचेंगे एक कोई चीज सीख जाए, तो नहीं होने वाला है। सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक कहावत है कि अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देखने हैं। 20-30 प्रश्न का सेट डेली लगाइए। अगर इतना काम आप मेरे भाई क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो अपने से भी सेट लगाइए, मैं कह रहा हूँ। अगर अपने से भी लगा रहे हैं मेरे भाई ने, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और धीरे धीरे प्रश्नों को आप करना सीख जाएंगे और आपके प्रश्न देखिएगा धीरे धीरे आपके सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रश्न आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? कौन सा ऐसा कथन है जिसको सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? पहला ऑप्शन है सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा ऑप्शन है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा ऑप्शन है अनअधिगम, अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। और चौथा ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। यहाँ पे प्रश्न आपका नेगेटिव पूछा गया है, नकारात्मक। तो ऑप्शन भी आपको नकारात्मक ही देना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कथन में सीखना मतलब लर्निंग का जो लक्षण होता है के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं कहलाता है। जो व्यवहार का अध्ययन है वो सीखना नहीं है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। सही बात, सीखना कुछ ऐसी चीज ही होती है जब आप कुछ अनुभव हो जाता है तो धीरे धीरे इसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। अनलर्निंग मतलब कुछ न सीखना भी सीखना होता है, कुछ न सीखना भी सीखना होता है, मतलब सही बात है। और सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता लाती है। सही बात है भी। इस तरह से आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नहीं पूछा था इसलिए इसका सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ये रहा आपके सामने 21 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद, सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद होता है, पहला ऑप्शन है दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। दूसरा ऑप्शन है सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। और चौथा ऑप्शन है अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। सही आंसर आपको बताना है। सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद होता है वो क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुनिया के विषय में अपना जो दृष्टिकोण है उसको निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, यही रचनावाद होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। रचनावाद का मतलब यही होता है दुनिया के विषय में जो अपना दृष्टिकोण होता है, जो अपना देखने का जो नजरिया होता है, तरीका होता है, उसको निर्मित करने में और शिक्षार्थियों की भूमिका पर यह जो है बल देता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये 22 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। 22 नंबर का प्रश्न है सृजनात्मकता शिक्षार्थी
वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है। यानी सृजनात्मक बालक कौन कहलाता है? ठीक है, सृजनात्मक शिक्षार्थी मतलब बालक कौन है इसमें? क्या वह बालक है जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर बुद्धि है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उस बालक को कहेंगे, या परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी को सृजनात्मक शिक्षार्थी कहेंगे, या पार्श्वलेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है उसको कहेंगे, या ड्राइंग पेंटिंग में बहुत विलक्षण है? हमेशा एक लॉजिकल आंसर सोचा करिए, कुछ अलग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये और ये लगभग सेम है। बहुत बुद्धिमान है, नॉर्मल सी बात है, हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण है, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका लॉजिकल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्श्वलेटरल, उसके अंदर चिंतन करने की एनालिसिस और समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छा हो, उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी का मतलब एक प्रकार का ऐसा बालक, एक ऐसा शिक्षार्थी जो चीजों को समझ करके, सोच करके, अपने तर्क शक्ति द्वारा आंसर्स को देता है, वो कहलाता है आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। लीजिए आपके सामने ये 23 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। बताएं आप आंसर क्या हो सकता है। प्रश्न हमारा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से खाली स्थान का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास खाली स्थान मुख्य रूप से का हिस्सा है। पहला है बौद्धिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास और चौथा है संवेगात्मक विकास। अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट है, विकास है, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो मुख्य रूप से ये जो है बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। ठीक है, जो विकास है बच्चों में, बौद्धिक विकास लगभग 85% पहले ही हो जाता है। ठीक है, आगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट मुख्य रूप से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बौद्धिक विकास। ये रहा आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न, इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है और ये आंसर आपको बताना है। प्रश्न हमारा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वे एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। 24 नंबर का प्रश्न है, यह प्रश्न आपका सही हो रहा है कि गलत, मन में सोच लीजिए क्या आंसर होगा। इसके बाद हम आंसर आपको बता रहे हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यानी बात की जा रही है, जैसे जो शिक्षार्थी है, मान लीजिए दो बालक हैं, दो शिक्षार्थी हैं, उनकी जो विकास की दर होगी वो अलग अलग होगी। क्या ऐसा है दो बालक हैं उनमें समान विकास होगा एक ही तरीके का? नहीं। ठीक है, उनमें जो विकास की जो दर है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग। वही कह रहा है व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये रहा 25 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, प्रश्न हमारा है, हाँ सही आंसर आप बताएं क्या हो सकता है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण जो है आवश्यक है। यह कथन बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका जो स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण जो है आवश्यक है, यह कथन पहला ऑप्शन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। और गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न मेरे भाई अच्छा है। देखिए प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है। अभी जैसे हमने प्रश्न को पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, आपको लग रहा हो सर ये क्या है सारी चीजें, तो देखिए मेरे भाई प्रश्न को छोड़ना नहीं है। इसी तरीके से प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, एक समझने की शक्ति एक न एक दिन विकसित हो जाएगी और प्रश्नों को आप सही करना सीख जाएंगे। इसीलिए इस तरह के प्रश्नों को देख करके परेशान मत होया करिए, घबराया मत करिए, पढ़ा करिए। नहीं भी आ रहा है फिर भी पढ़ा करिए, ऑप्शंस को पढ़ा करिए और समझने का प्रयास किया करिए। एक दिन खुद आप कहेंगे कि सर आपने सही कहा था। ठीक है, कि हमने प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं। जैसे लोग कोई लगता है कि ये प्रश्न आपको आ रहा है तो आप सोचते हैं ठीक है कर लिए, नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं,
ये तरीका मत, आप प्रश्नों को पढ़ना सीखिए, चाहे नहीं आ रहा है तभी पढ़िए, तभी गलत सही कुछ ना कुछ आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न क्या है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, यह कथन सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, क्योंकि शारीरिक जो विकास होता है विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। आज का नया टैग वर्ड है अंतः संबंधित, अंतः संबंधित लिख लीजिए। ठीक है, जो लिखे हैं ना पॉजिटिव टैग वर्ड्स, कल का हम लोग खिवाए थे, कॉपी बनवाए थे, एक दो तीन पेज आप में पॉजिटिव टैग वर्ड्स लिखे थे, फिर दो तीन पेज छोड़ करके आप जो है नेगेटिव टैग वर्ड लिखे हैं, तो वहां पे इसको लिख लीजिए। उसमें अंतर संबंधित किसी ऑप्शन में आ रहा है तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा 26 नंबर का प्रश्न। इसका आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा है कि मानव विकास कुछ विशेषता सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। कह रहा है यहाँ पे कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नेगेटिव पूछा गया, इसका आंसर क्या होगा, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड प्रतिवर्ती। आप कहेंगे सर कैसे प्रतिवर्ती ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया है, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। मानव विकास किसकी बात किया है, मानव विकास की बात किया है, कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो मानव विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो मानव विकास के जो सिद्धांत है अनुक्रमिकता भी है, मानव विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट भी है, मानव विकास का सिद्धांत निरंतरता भी है। ये प्रतिवर्ती क्या है, ये जो प्रतिवर्ती है मेरे भाई, प्रतिवर्ती ये मानव शरीर का भाग है। मानव शरीर के अंदर जो प्रक्रिया होती है, मानव शरीर के अंदर जो प्रक्रिया होती है, जैसे सांस लेना, पाचन प्रक्रिया, ठीक है, जैसे सांस हृदय स्पंदन, ये जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रतिवर्ती। तो मानव शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया, हृदय स्पंदन, ठीक है, ये सब आपके प्रतिवर्ती होती हैं, ये मानव शरीर के अंदर की प्रक्रिया है। लेकिन मानव विकास की बात किया जाएगा तो अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट और निरंतरता ये मानव विकास का सिद्धांत है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। कौन, प्रतिवर्ती। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने 27 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे, ये राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न हमारा है 27 नंबर का कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य खालिस्तान में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों, दूसरा ऑप्शन है मुक्त विद्यालयों, तीसरा ऑप्शन है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, और चौथा ऑप्शन है नियमित विद्यालयों। प्रश्न है कि निःशक्त बच्चे के लिए समेकित शिक्षा को केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, कहां पे, नियमित विद्यालय में। ठीक है, बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नियमित विद्यालयों में। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद दो प्रश्न और हैं, बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। पहला ऑप्शन है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था नकारात्मक ऑप्शन नहीं होगा, इस तरह से दूसरा नहीं होगा। तीसरा है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, क्या ऐसा है सीखना केवल मूल रूप से मानसिक क्रिया ही है, नहीं। चौथा ऑप्शन है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां मतलब गलतियां यह संकेत कराती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, यह भी नेगेटिव ऑप्शन है। इस तरह से ओनली वन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो सीखना होता है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, हमने आपको बताया था प्रभावी किसी ऑप्शन में हो तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है, और प्रश्न आपका जो है कि जो है अगर सकारात्मक है तो आंसर भी सकारात्मक होना चाहिए। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका 29 नंबर का प्रश्न।
चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, बताना है क्या सही आंसर। प्रश्न हमारा है कि मूल्यांकन मीन्स इवेल्युएशन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मतलब मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। दूसरा ऑप्शन है यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नति किया जाना चाहिए। तीसरा है सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार करना चाहिए। और चौथा है शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ही शानदार और गजब का प्रश्न है, राइट आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का मतलब ये होता है मेरे भाई कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान करना और उसका उपचार करना चाहिए। जो सीखने में कमियां हो रही हैं, मूल्यांकन का मतलब यही होता है। जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो ये देखा जाता है बच्चा कहाँ पे कमी कर रहा है, ठीक है। तो उन कमियों का निदान किया जाता है और उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो सही आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है क्लास का 2011 पेपर का। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना को समृद्ध बनाता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व पाठों को दोहराने, यह एक प्रभावी तरीका है और यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है और यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। सही आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ऐसा क्यों? जैसे भी शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसको रिवीजन करने के लिए, पुनरावृत्ति दोहराने के लिए और प्रत्यास्मरण करने के लिए, फिर से स्मरण करने के लिए, ठीक है, में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नई बच्चों के अंदर जानकारी होती है जो पहले से उनके अंदर जानकारी इंक्लूड होती है से जोड़ने और सीखने में क्या बनाता है, समृद्ध बनाता है। कौन? पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बच्चे के अंदर जब कोई चीज जो है कि पूर्व जानकारी होती है उसको नई जानकारी से रिलेट करता है, भूलता नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये हमने आपको जो है कि 2011 पेपर का जो हुआ था 26 जून 2011 को बाल विकास का पेपर के लगभग 30 प्रश्नों का हमने आपको सेट करा दिया। आज इस क्लास में हम आपको जो है 20 प्रश्न कराए हैं। इन 20 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से इन 20 प्रश्नों में। और हमने आपको कहा कि हमारे साथ एक हफ्ते तक क्लास में जुड़े रहिए, सभी प्रश्नों को धीरे धीरे आप करना सीख जाएंगे, ठीक है। कोई कितना भी कठिन प्रश्न होगा आपके अंदर एक समझने की शक्ति विकसित हो जाएगी और कोई भी आप सेट लगाएंगे वहां पे आपके ज्यादातर प्रश्न सही होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, ठीक है, विमलीश कोचिंग क्लासेस पे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए डेली ऐसे ही जो है 30 प्रश्नों का, 60 प्रश्नों का प्रीवियस ईयर पेपर का सेट लाएंगे जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप जो है कोई भी मेरे भाई जो है यूपी टेट के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहा है, सीटेट के लिए या सुपर टेट के लिए, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाए। जल्द ही हम जो है आपके लिए यूपी टेट के लिए भी क्लास लाएंगे, ठीक है। यूपी टेट के भी सभी सेट 2011 से लेकर के अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है सभी परीक्षाओं के जो प्रश्न है कंप्लीट हम आपको कराएंगे। चाहे मैथ की बात कर ली जाए, ईवीएस, इंग्लिश, हिंदी की बात कर ली जाए, सारे सेट हम आपको कंप्लीट करा देंगे। और जितने भी लोग अगर 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी सेट हुए हैं सीटेट के, यूपी टेट के, अगर आप 2 टाइम्स कर लिए डेफिनेटली आप इस बार का सीटेट या यूपी टेट आप एग्जाम डेफिनेटली मेरे भाई आप क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ये हमारा चैनल है, चैनल से आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। सुबह में हम आपको बता दें मॉर्निंग में 7 बजे तक आपको यह प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 7 बजे आपको डेली, ठीक है, 7 बजे के बाद आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो 7 बजे आपको डेली आपको एक क्लास मिल जाएगी 30 प्रश्नों का एक सेट का, ठीक है। तो डेली आप जो है सेट जरूर लगाइए और हम आशा करते हैं मेरे भाई कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त रहिए और अच्छे से जो है अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।